आप कोई ड्रामा करते हैं, कोई फिल्म करते हैं, ये जाके देखते होंगे, फिर वापस आके कहते नहीं है कि क्या किया था यार, ये ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे क्यों नहीं किया? आई थिंक कि हमारी फैमिली में काफ़ी इनकलकेट किया गया है कल्चर ऑफ क्रिटिक। तो शबनम और रॉबिन घोष आए हुए थे। मैं कोई मेरे ख्याल 4.5 या 5 साल का हूँगा मुश्किल से, और मैं शबनम का बहुत बड़ा फ़ैन था। मैं शबनम की तरफ मूव करके मैंने कहा, मुझे बताया आपने फ़लाँ फ़िल्म के फ़लाँ गाने में ये कपड़े क्यों पहने थे और आपकी लुक ऐसे क्यों हो रही थी। वो मुझे थोड़ा सा कहते वो 1-2 दफ़ा 2 दिन का कहते, उसके बाद शबनम और रॉबिन घोष का सारा अटेंशन मेरी तरफ आ गया। वी हैव ऑलवेज बीन अ फिल्म वॉचिंग, फिल्म अप्रिशिएटिंग फैमिली। लाइक जब से लाइक ग्रोइंग अप, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो लॉलीवुड हो, हम सिर्फ फिल्में देखते नहीं थे बट उनको क्रिटिक उनके बारे में उनके पहलू डिस्कस भी किया करते थे। ये क्लैश ऑफ टू होस्ट्स हो गया है कि नोबडी इज लेटिंग द अदर पर्सन हैव द लास्ट वर्ड। वो जो नहीं, वो लोगों ने कहा कि 2 चैट जीपीटी सामने आपस में बात करते हैं तो एक बंदा कहता है थैंक यू आई लुक आफ्टर इट, दूसरा बंदा थैंक यू आई लुक आफ्टर इट। मैं जब बच्चा था बिल्कुल, तो हमारे यहाँ तमाम बड़े आर्टिस्ट, फरीदा खानम, गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, ये सब, नुसरत अली खान, आबिदा परवीन साहिबा, तमाम बड़े फिल्म एक्टर्स फ्रॉम मोहम्मद अली टू ज़ेबा टू शबनम, ये तो लाडले थे छोटे जो है हमारे। लेकिन अम्मी आप सबसे बड़े बहुत सबसे ज़्यादा, ये आप अभी मेरी बहन को कॉल करेंगे वो भी यही कहेंगी, अम्मी के एक ही लाडले थे, वो थे भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर अलवी और मेरे जो आज 2 गेस्ट हैं वो 2 भाई हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इन लोगों का कोई इंटरव्यू साथ हुआ हो, और अगर हुआ हो तो कोई मसला नहीं है। हम इनसे आज तो पहली बार मिल रहे हैं इनके घर में। उस्मान खालिद भट्ट, उमर खालिद भट्ट। उमर खालिद भट्ट पहले आए थे इसलिए उनसे पहले बात करते हैं। अच्छा। देखिए, स्टार्ट आपने पहले किया, अगर मीडिया इंडस्ट्री में जो आए तो आप पहले आए। हाँ जी। जब आप मशहूर हुए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब आप आए थे उस ज़माने में आप स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ रहे होते थे, हाँ जी। और लड़कियां जो थी वो आपके पीछे पागल हो रही थी। हाँ जी। फिर अचानक भाई साहब आ गए, हाँ जी। सारा अटेंशन उनके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो आपको कैसा लगा ये? जब तक ये आए उस वक्त तक वो अटेंशन वैसे ही डाइवर्ट हो चुका हुआ था, क्योंकि हम थोड़ी हम सीरियस जर्नलिज्म की तरफ मैं चला गया था, तो वो जो एक था वो ख़त्म हो गया। थोड़ा सा मैंने किया था तब, एक टीवी सीरीज़ में काम किया था अपने वालिद साहब के साथ, ईद प्ले में इनफैक्ट, और एक मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म की थी जो कि बाहर के फेस्टिवल्स में चली थी। उसके अलावा फिर टाइम ही नहीं मिला। वन थिंग लेट टू अनदर, मैं और एक और जगह भी नौकरी कर रहा था उस वक्त, तो बस वक्त चलता गया और हम आगे चलते गए, फिर ये पीछे से आ गए। इनको 12 साल का हेड स्टार्ट भी तो दिया था मैंने, ये आपने मेंशन नहीं किया। 12 साल पहले आए थे। हाँ। मगर एक चीज़ है ये कि बहुत अरसे तक लोगों को पता ही नहीं था कि उस्मान खालिद भट्ट जो हैं उमर खालिद भट्ट के भाई हैं। ये हाँ जी, ये अभी भी सम पीपल बहुत कम। हाँ। हाँ, हाँ, क्यों? काफी। मतलब 2 भाई हैं, साथ ही जो है वो एक ही इंडस्ट्री में हैं, तो क्यों आप दोनों जो है कोई ऐसे जाहिर नहीं करते ना? इंस्टा पे कोई ऐसी तस्वीरें दोनों की लगी नहीं, हैं? क्यों नहीं लगी, इंस्टा पे तो बहुत लगाते हैं हम चलो, एज अ इंस्टा वाले फैमिली नहीं भी। है, उनका क्या है, वो बेचारे तो आज तक भाई दोस्त भी हो सकते हैं। देखिए, हम अनाउंस कर रहे हैं, अब ढंडोरा पीटे हैं कि दोनों भाई हैं। हाँ भाई, 2 भाई हैं, बहुत हाँ, अच्छी बात है, हाँ, दोनों कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, और ये तो हाथ थ्रॉब हैं बेसिकली, हमारे हाँ, वो स्टार तो है। हैं। हाँ जी। गायब हैं, उसके बावजूद लोग उनको पूछ रहे होते हैं। हाँ, ये तो है जी। ये होता है ना स्टार क्वालिटी, तो ये होती है ना स्टार पावर, चले ऐसे करें। थिएटर आप दोनों ने किया है, आपने एज प्रोड्यूसर किया, आपने एज एक्टर, राइटर, डायरेक्टर। Yeah. तो थिएटर में जाने की जो वजह थी, एक तो वालिद आपकी चूँकि जो जी, कि जी। वो इस इंडस्ट्री में थे वो थी, और उसके अलावा क्या? एक्चुअली वालिद साहब ने तो बड़ा डिस्करेज किया था टू टू बी पार्ट ऑफ दिस अच्छा, खुद तो कर लिया। आई थिंक कि शायद उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे गुजरे होंगे, उनको शायद पता होगा कि इट्स अ वेरी कट थ्रोट इंडस्ट्री। बट ये कि मैं तो इसका क्रेडिट आई थिंक शाह शराबील को दूंगा। ही ब्रॉट थिएटर टू इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद का एक तरह से कल्चरल पॉइंट बन गया एक। सो आई सॉ अ प्ले नॉट बाय हिम, उन्होंने फैंटम किया था, वो मुझसे मिस हो गया था, बट उन्हीं की टीम के लोगों ने एक ड्रामा किया था ड्रैक्युला के नाम से। आई सॉ दैट इन 2004 एंड आई थिंक दैट रियली lit a fire inside me, because मुझे था कि because आप समझते थे कि like growing up I always wanted to be an actor, but आपको एक pipe dream मुझे कम से कम एक pipe dream लगता था। और थिएटर तो मुझे, क्योंकि अब्बू की वजह से एक्सपोजर था मेरा थिएटर का, हम सब एज अ फैमिली हमारा एक्सपोजर था, तो बट इट वाज ऑलवेज डन बाय प्रोफेशनल्स। आपको लगता था उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत स्टडी किया हुआ है और सारा कुछ। एंड देन व्हेन आई सॉ दिस प्ले, और यहाँ एक
मेरे ख्याल से 15 साल की एक्ट्रेस थी जो लूसी का रोल करी थी इन ड्रैकुला. सो दैट ब्लू माई माइंड एंड आई वाज लाइक ओके. और मैं हमेशा ये कहता हूँ उस शो के प्रोड्यूसर जो थे, जब शो ख़त्म हुआ उन्होंने कहा whoever wants to be on this side of the stage, तो ऑडिशंस आ रहे हैं शाह शराबील के और गज़ाला सिद्दीकी के और एक दो उन्होंने और नाम लिए. एंड आई ऑडिशन फॉर ऑल ऑफ देम द नेक्स्ट ईयर. सो बस, और शराबील ने कुछ देखा मुझ में कि उन्होंने अपने मूला रूज ड्रामे में मुझे एज ए लीड कास्ट किया. एंड देन बस द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. फिर आप प्रोडक्शन की तरफ गए, आपने इनकी हम तो थोड़ी प्रोडक्शन बहुत तो उस वक्त गए, हमारी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद जो है एक थोड़ा सा लल सा था एक फेज. आपको पता है वालदा के जाने के बाद तो एक ऐसा वक्त आता है कि आपको समझ नहीं आती कि ज़िंदगी किस तरफ जा रही है. फिर उसके बाद हमने इकट्ठे डिसाइड किया कि एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च करते हैं जिसमें कि उस्मान का सेंट्रल कैरेक्टर होगा और मैं और मेरी बहन मिशेल जो हैं हम लोग क्रिएटिव साइड पर, प्रोडक्शन साइड पर काम करेंगे. तो फिर हमने क्या किया कि ये ऐसे इस तरह से लॉन्च किया गया. पता नहीं आपकी सालगिरह थी जिस दिन ये अपना नहीं, इट वाज सितंबर में हाँ. जब सारे एक्टर्स को बुलाया तमाम था. जो इतने इसके थिएटर के दोस्त थे उनको सबको बुलाया गया. उनका हमने एक डिस्कशन करनी है ना, तो बुलाया गया. फिर उधर इसने अनाउंस किया कि हमने अनाउंस किया कि हम प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर रहे हैं थिएटर के लिए और हम पहला अपना प्ले करेंगे. तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ जो है पार्टिसिपेट करें, हमारे साथ काम करें. तो हम सब तो बहुत खुश थे, वो तो चाहते थे कि ऐसा हो क्योंकि उस्मान का टैलेंट तो सबको पता था क्या है. तो बस फिर उधर से स्टार्ट हुआ, उधर से फिर वो द होल थिंग स्टार्टेड. तो फिर हमने अपने प्रोडक्शन कंपनी लिविंग पिक्चर प्रोडक्शंस के बैनर के तले जो है तीन या चार प्लेज में हमने प्रोड्यूस किए हैं. सम लाइक इट हॉट किया, द गुड डॉक्टर किया, सुपरस्टार अवतार किया और लेट मी इन. ये 4 हमने जो हैं प्रोड्यूस किया. और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हर ड्रामा जो था वो दूसरे ड्रामे से मुख्तलिफ था. सम लाइक इट वाज कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट, वाज अडेप्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल फिल्म उस ज़माने के, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम. द बेसिक आइडिया वाज द सेम बट द होल नैरेटिव वाज चेंज्ड. द गुड डॉक्टर वाज आल्सो बेस्ड ऑन अ प्ले and it was also adapted. Some Superstar Avatar was completely Usman's writing and his interpretation of the film industry. And Let Me In was a horror play which he adapted because he is a big horror fan, so am I. तो हमने फिर ये 4 जो हैं इस बैनर तले हमने ये प्लेस प्रोड्यूस किए. बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा किया, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा. और बस उसके बाद फिर इसको टीवी के ऑफर्स आना शुरू हो गई. और फिर वो हम ज़रा वो थिएटर जो हमने थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया इस वजह से. और हम शायद आगे भी चलते रहते और प्लेस करते रहते, लेकिन चूंकि इसका जो है टाइम जो है वो टेलीविज़न में फिल्मों में ज़्यादा आना शुरू हो गया, तो फिर वो थिएटर को हम उस तरह से टाइम दे सकें. अब तो ये थोड़ा सा ब्रेक पे हैं, तो थिएटर को रिवाइव करें इस्लामाबाद में. एक्चुअली सब हम मिले थे, अहमद, जोई, उस्मान, सारे लोग. बेसिकली जितना you see on the big screen, on the small screen, a lot of the actors who have come from Islamabad, सारों ने थिएटर से शुरुआत की है. So and I think कि काफ़ी lightning in a bottle scenario था हमारे लिए, because like जितने भी लोग उस ज़माने में एक्टर्स थे, it was just pure passion जो कि उनको ड्राइव कर रहा था. Like there was no monetary gain to be had, no fame to be had. It was just pure love of the art form. And I think कि वो काफ़ी मिस करते हैं, because थिएटर एक्टर्स मीडियम है. इट्स एक्टर ओन करता है. डायरेक्टर जितना कुछ कर ले, राइटिंग जितना कुछ करे, इट्स एक्टर के हाथ में होता है कि उसने ऑडियंस को किस तरह संभालना है, बिकॉज हर दिन ऑडियंस डिफरेंट होती है. सो सब बहुत मिस कर रहे हैं. और मैं भी काफ़ी अरसे से अभी मैं एडिनबरा गया हुआ था फ्रेंच फेस्टिवल अटेंड करने के लिए. वहाँ पर भी बहुत एक्सपेरिमेंटल बड़े डिफरेंट किस्म के प्लेस देखे, तो बहुत एक तलब सी जागी है कि यहाँ पर दोबारा से रिवाइव करना चाहिए फॉर श्योर. बिकॉज मेरे ख्याल से जब कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स थोड़ा बैकआउट कर गए थे, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई थिएटर का ज़रा जवाल आया था इस्लामाबाद में. बिकॉज आई थिंक तीनों जो आपकी मेट्रोपॉल्स हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सबसे ज़्यादा प्लेस हम करते थे. लाइक एवरी मंथ देयर वाज अ न्यू प्ले. सो आई थिंक जब यूट्यूब आया और फिर स्पॉन्सर्स एंड इन्वेस्टर्स वो लाइक हम इस पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, तो उसकी वजह से काफ़ी जब बैकफुट पे आए स्पॉन्सर्स, तो फिर ऑब्वियसली थिएटर इज़ नॉट अ sort of very very cheap medium to produce. लेकिन भाई को पता होगा ज़्यादा. एक नाम जो हम ज़रूर लेना चाहेंगे वो कमरान अशअरी साहब का होगा, जिनकी वजह से जो है थिएटर को इतना जो है ना उरूज मिला इस्लामाबाद में. उन्होंने ही वाज बैकिंग ऑल द थिएटर ग्रुप्स, और वो इतना उन्होंने हम सब लोगों की मदद की.
और हमें हर तरह से उन्होंने कहा जो भी आपको मसला है आप मेरे पास आएँ, एंड यू नो ही बैक दिस होल थिएटर मूवमेंट इन इस्लामाबाद। आपके वालिद मरहूम डॉक्टर खालिद सईद भट्ट, उनका ताल्लुक PNC से भी था, टेलीविज़न से भी रहा है। तो इनिशियली आप लोग उनको देख के जो से आपने शौक़ हुआ कि भाई हम भी टीवी और थिएटर में जाएं, या ऐसे ही शौक़ हो गया? मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, मैं तो सिर्फ मैं छुट्टियों पे था, वो अखबार देखा, ऑडिशंस थे मॉर्निंग शो के PTV में, जाके मैंने ऑडिशन दे दिया, ऑडिशन ओके हो गया। मेरा ऑडिशन स्पोर्ट्स की खबरों वाली ने खातून ने देखा जो कंट्रोलर न्यूज़ थी उस वक्त, और उन्होंने कहा नहीं नहीं उसको तो हम स्पोर्ट्स न्यूज़ लॉन्च कर रहे हैं तो हमें ये लड़का चाहिए, इसको कहीं ऑडिशन दें। पहली दफ़ा ऑडिशन दिया, बहुत ही बुरा गया, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए क्या। तो मैं हम गए तो बड़ी सख्त डांट पड़ी कि ये कोई तरीका है, ये कोई तरीका आने का, और ये तो कोई तरीका है तड़ी नहीं मारी, पता है मेरे अब्बा कौन है। हमने कभी तड़ी नहीं मारी, और ना ही हमारे वालिद साहब ने कभी। हम दोनों को बड़ा साफ साफ कह दिया गया था कि आप जो भी करेंगे अपनी फील्ड में, अगर आप आना चाहते हैं प्लीज़ मेरे पास ना आइएगा ये कहने के लिए कि फ़लाँ को कह दीजिए या फ़लाँ से सिफारिश करवा दीजिए। उन्होंने कहा था अपने बलबूते पर जाइए, अपने बलबूते पर अपना नाम बनाइए, लेकिन डोंट आस्क मी फॉर एनी फेवर ऑफ एनी काइंड। हमने कभी नहीं पूछा उनसे, ना कभी उनसे कहा। तो बस मेरा यही उस तरह से टीवी में आए, और उसके बाद बस आते गए, मॉर्निंग शो भी किया, वो भी किया, फिर आज में भी गए, वहाँ पे भी कुछ अर्सा मॉर्निंग शो किया हुमा अमीर शाह के साथ, और फिर उसके बाद वापस टीवी आ गए, और फिर जब अंग्रेज़ी चैनल शुरू हुआ, अंग्रेज़ी चैनल में बस फिर हम चलते गए, और अब हज़ारों शोज़ होस्ट कर चुके हैं। नहीं, और अब आप जो है होस्ट टीवी पे भी कर रहे हैं, कभी मॉडरेट भी कर रहे होते हैं। हाँ जी, बहुत इवेंट्स मॉडरेट करता हूँ जी, हाँ, नहीं, नेशनल जी। मैं उसमें देखिए, मगर आप क्या स्पोर्ट्स आपको बहुत पसंद था जो आप स्पोर्ट्स में गए थे, या आपको स्पोर्ट्स का बस शौक़ था? मुझे कुछ स्पोर्ट्स का शौक़ है, मुझे टेनिस का शौक़ है, और वॉलीबॉल का शौक़ है, सॉकर का शौक़ है। क्रिकेट का मुझे कोई शौक़ नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। बस वो ये इनको उस्मान को बहुत शौक़ है, मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था, हमारी फैमिली में बहुत जुनूनी हद तक शौक़ है लोगों को। हमारे ऐसे दोस्त थे जो कि वो ख़वातीन जब मुसल्ले पे बैठ जाती थी, जब पाकिस्तान का मैच होता था कि भाई पाकिस्तान जीत जाए तो फिर किसी तरह से जीत जाए बस, तो हम इतने नफ़ल शुक्राने के पढ़ेंगे या ये करेंगे। तो वो है पैशन क्रिकेट का। मुझे नहीं है वो पैशन, मुझे और स्पोर्ट्स का पैशन है, और मुझे एथलेटिक्स का है, या मुझे ओलंपिक्स का, इस तरह की चीज़ें, और टेनिस सबसे ज़्यादा। तो वो है स्पोर्ट्स, वो मुझे इंक्लिनेशन थी। लेकिन देखिए, मैं मॉर्निंग शो के लिए आया था, उन्होंने स्पोर्ट्स शो में पुश करके मुझे ले गए, और फिर मुझे मॉर्निंग शो छोड़ना पड़ा, और फिर मैंने तो आप बहुत अच्छा आपने स्पोर्ट्स किया। हाँ जी, बहुत अच्छा किया। फिर मेन खबरों में गया, फिर मेन खबरों से प्रोग्राम्स में गया। अच्छा, तो आपकी वालदा फ्रेंच, जी, दोनों में से आप में से अच्छी फ्रेंच किसकी है? मेरी। हाँ भाई की। मेरी, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा, मैं बड़ा हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा वालदा के साथ बातचीत भी फ्रेंच में होती थी। फिर हम लोग फ्रांस बहुत जाते थे, हर साल जाते थे, तो वो मेरा ज़्यादा, हमारा एज डिफरेंस है, तो वो जब तक ये पैदा हुआ उस वक्त तक हमारा जाना आना फ्रांस का इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था जितना पहले हुआ करता था। तो उस वजह से फिर इंक्लिनेशन, फिर मैंने काम भी किया ऑर्गेनाइजेशन के साथ जहाँ जो फ्रेंच थी, तो उसकी वजह से भी जो है मेरी फ्रांसीसी ज़बान जो है उसको बोलने का मौका मिला, लिखने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, तो इसलिए थोड़ा उबूर ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं मास्टर हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आई कैन मैनेज। तो फिर अगर आप कोई ड्रामा करते हैं, कोई फिल्म करते हैं, ये जाके देखते होंगे, फिर वापस आके कहते नहीं है कि क्या किया था यार, ये ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे क्यों नहीं किया? आई थिंक कि हमारी फैमिली में काफ़ी इनकलकेट किया गया है कल्चर ऑफ क्रिटिक। आई वोंट से क्रिटिसिज्म, बट हेल्दी क्रिटिसिज्म लेट्स से। तो आई थिंक के, और हम भाई बहनों में तो जो हमारा रिश्ता है आपस में, इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ ऑनेस्टी। सो आई डोंट थिंक कभी कोई ऐसा किसी ने कोई फॉल्स आपको उम्मीद दी हो, या कि नहीं आपने अच्छा किया जो आपने नहीं किया। बट डेफिनेटली आपा भी क्रिटिक करती हैं, भाई भी क्रिटिक करते हैं। एंड आई थिंक के मतलब मेरे ग्राउंडेड रहने की एक बहुत बड़ी वजह भी यही है। सो फॉर श्योर आई थिंक हमारे आपने एक जो पहले सवाल पूछा था ना कि किस तरह एक ये चाह किस तरह आई एंड एवरीथिंग, आई थिंक के एक तो मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि अब्बू जब PNCA में काम करते थे, तो काफ़ी जब इंटरनेशनल ट्रूपेज वगैरह आते थे तो उनको देखने का मौका मिलता था, तो उससे एक ऐसा एक्सपोजर मिला जो कि शायद आपको स्कूल वैसे ही जनरली इस तरह हमारे यहाँ जो ये होता था, ये तो इस वक्त पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैं जब बच्चा था बिल्कुल, तो हमारे यहाँ तमाम बड़े आर्टिस्ट, फरीदा खानम, ग़ुलाम अली, मेहदी हसन साहब, ये सब, नुसरत अली खान, आबिदा परवीन साहिबा, तमाम बड़ी फिल्म एक्टर्स, फ्रॉम मोहम्मद अली टू ज़ेबा टू शबनम के साथ बड़ा मेरा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। मैं बिल्कुल बच्चा था,
और मैं बड़ी अब्बू लेके जाया करते थे फिल्में दिखाने के लिए सिनेमा में पाकिस्तानी। तो शबनम और रॉबिन घोष आए हुए थे, मैं कोई मेरे ख्याल 4.5 या 5 साल का हूँगा मुश्किल से, लेकिन मैं फ़िल्में बहुत देखता था, मैं आज भी फ़िल्में देखता हूँ। और मेरा और आपका जो है ना एक साथ जो है फ़िल्में और टीवी देखने का वो है कनेक्शन, जो इसी वजह से हो है। तो मैं शबनम और रॉबिन को अब्बू वैसे ही साथ ले गए उनका, चलो, और मैं शबनम का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मैं उसकी बड़ी बड़ी फ़िल्में देखी थी, आईना और तलाक और इस तरह की एक दो फिल्में थी मुझे याद है। और बंदिश। हाँ, तो वो बैठी, तो वो बात करते करते ना, मैं वो मेरे वालिद साहब कहते, मुझे याद नहीं, वो कहते बात करते, मैंने कहा मैं शबनम की तरफ मूव करके मैंने कहा, मुझे बताया आपने फलां फिल्म के फलां गाने में ये कपड़े क्यों पहने थे और आपकी लुक ऐसी क्यों हो रही थी। वो मुझे थोड़ा सा कहते हैं, वो एक दो दफ़ा 2 दिन का कहते, उसके बाद शबनम और रॉबिन कोश का सारा अटेंशन मेरी तरफ आ गया और वो मुझसे डिस्कशन करती रही ना कि अच्छा फिर और क्या, फिर मैं बताता रहा, फिर वो कहते उन्होंने ये बताया कि ये सीन में सही नहीं था, ये सीन ऐसा था, तो ये सीन वैसा था, तो ये गाना ऐसा था। तो वो जो है ना वो उन्होंने मुझे एक एग्जांपल बताई थी। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता कि हमारा जो एक एसोसिएशन है फिल्म एक्टर्स के साथ, सिंगर्स के साथ, म्यूजिशियंस के साथ, आर्टिस्ट के साथ, स्कल्पचर वो जो पेंटर्स हैं बड़े बड़े साथ, कैन साहब के साथ, बाकियों के साथ, सबके साथ हमारा जो है ना, हमारे तो घर में सब था, तो हमारे लिए तो बड़ी एक नॉर्मल सी बात थी कि ये फलां मिला है, फलां मिला। लोग तो इतने कहते हो फलां मिला, नहीं तो हम ये इधर बैठे हुए थे हमारे। अगर सेल्फी का दौर होता तो आपके पास तो सेल्फीज ही सेल्फीज थी। हाँ, हमारे वालिद साहब वो 14 अगस्त और 23 मार्च को भी लियाकत बाग में किया करते थे एक ओपन फॉर ऑल, जिसमें पूरी पाकिस्तान से वो आर्टिस्ट, सिंगर्स, एक्टर्स, एंकर्स मंगवाया करते थे, और वो हमेशा मोइन अख्तर और बुशरा अंसारी होस्ट किया करते थे वो इस इवेंट को ज़्यादातर। और 10 से 20 से 30 हज़ार मजमा जमा होता था लियाकत बाग में, और एक बुरा ख़राब इंसिडेंट नहीं होता, सब चुप करके सारे देखते थे। सारे सिंगर्स आते थे उधर, आलमगीर वहाँ पे आते थे, शेखी वहाँ पे आते थे, बेंजामिन सिस्टर्स वहाँ पर आती थी, आबिदा परवीन साहबा आती थी, बड़े बड़े सिंगर एक्टर्स, वो गप्पें चल रही होती थी, और वो बड़ा ही अच्छा एक माहौल होता था। तो वो एक बड़ा एक अच्छा ट्रेडिशन था। तो वही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम तो इसी चीज़ के अंदर पले बड़े हैं। तो ये लेट आए ना फिर उसमें। हाँ, ये लेट आया, मैंने वो चीज़ सारी देखी। मेरे पास तो बड़ी इतनी तस्वीरें पड़ी नहीं हैं, और इतने लोग, मुझे बड़ा शौक था ऑटोग्राफ्स लेने का, तो मैं ऑटोग्राफ्स लेता था जाके हर बंदे से, मुझे बहुत शौक था। तो वो लोग खुशी खुशी दे देते थे। जिस तरह भाई ने कहा एक्सपोजर, बट ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वी हैव ऑलवेज बिन अ फिल्म वॉचिंग, फिल्म अप्रिशिएटिंग फैमिली। लाइक जब से लाइक ग्रोइंग अप, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो लॉलीवुड हो, हम सिर्फ फिल्में देखते नहीं थे बट उनको क्रिटिक उनके बारे में, उनके पहलू डिस्कस भी किया करते थे। तो आई थिंक उसकी वजह से एक डीपर अप्रिसिएशन आई सपोज जो सिनेमा की होती है एंड फॉर द आर्ट फॉर्म, वो इनकलकेट हुई है एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड। तो आई थिंक कि मैं मेरे ख्याल से, और भाई और आपा और अम्मी जो हैं वो ऑस्कर्स हो गए, ग्रैमीज़ हो गए, सारे अवार्ड शोज़ जो होते थे वो सुबह सुबह उठ के देखते थे, तो मैं भी साथ उठ के देखता था। तो मुझे याद है मेरे ख्याल से 8 साल की उम्र में मैंने भी एक ऑस्कर की स्पीच लिखी थी, बड़ी कोई क्रिंज वर्दी, बट सी दैट इट वाज जस्ट बिकॉज आपका, जब आप एंड भाई की वजह से मेरा एक हॉरर फिल्म्स का बहुत ज़्यादा एक लगाव, हॉरर नॉट जस्ट सिनेमा बट राइटिंग एज वेल, जिसका प्रोडक्ट जो निकला वो ये है कि मैंने जो पहली फिल्म लिखी वो एक हॉरर फिल्म थी, सया। तो ये सब आई थिंक मतलब सब कॉन्शियसली आप में इनकलकेट हो रहा होता है। दैट इज़ वाई आपकी नज़र भी ज़्यादा होती है। मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में पोस्टर लगा हुआ था शराबील के प्ले का, मूला रूज का, किसी ने हैंड ड्रॉन एक पोस्टर सा बनाया हुआ था। सो वो मतलब एक बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था। आई कुड हैव वेरी इजीली मिस्ड इट, सो इट वाज जस्ट अ विम। मैंने वो पोस्टर देखा, मुझे याद आया कि उन्होंने, प्रोड्यूसर ने बोला था कि अगर आप इस साइड ऑफ स्टेज होना चाहते हैं तो ऑडिशन दें। एंड मुझे याद है मैं जनवरी 1 को, इट वाज न्यू ईयर, मैंने रेजोल्यूशन बनाया कि मैं जाऊँगा। मैं टैक्सी पकड़ के चला गया टू गिव माई फर्स्ट ऑडिशन। एंड देन आपको ये नहीं पता कि ये पोइट भी हैं बाय द वे। ये बहुत छोटे थे तो उन्होंने एक इंटरनेशनल पोइट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था और ही वाज सेकंड। ही वाज आस्क्ड टू कम टू द यूएस कलेक्ट हिज प्राइज, लेकिन वो बहुत छोटा था तो वो नहीं जा सका। लेकिन ये भी एक एंगल है जो शायद आपको ना मालूम हो इसके बारे में। नहीं, अब तो जा सके ना, जाके ले लें उनसे, भाई मैंने जब वीज़ा था दो मुझे अभी। some 20 odd years ago, 20-30 नहीं, वही years वाली ago. चीज़ है कि माशाल्लाह आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप राइटिंग भी है आपकी, डायरेक्शन भी कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ पोइट भी, जो जैसा बताया है। तो इसके लिए जो है
वही कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अलग अलग चीज़ें। उमन एक आदमी एक चीज़ में स्पेशलाइज करता है, आपने चारों में किया हुआ है। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता यार ये मैं रुक जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, या ये कि ये नहीं, यार छोड़ो यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा। आई थिंक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि शायद इन माई 20s मल्टीटास्किंग जो थी वो बहुत इजीली हो जाती थी कि आप जैसे ही आप इस चीज़ से फारिग हुए आपने कोई और चीज़ कर ली आपने। आई थिंक जब व्हेन आई एंटर्ड माई मिड 30s एकदम से वो जो आप में वो गो गेटर एटीट्यूड होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता होना शुरू हो गया। और आई थिंक कि मुझे उस पर रिकनसाइल करने में भी बहुत टाइम लगा कि ये क्यों नहीं कर रहा मैं। हर दिन प्रोक्रेस्टिनेट करना, कहना कि चलें कल कर लेंगे, चलें अभी टाइम है, एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो मैं जो भाषण भी देता हूँ, जब भी मैं अपने फ़ैन से भी बात कर रहा होता हूँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन कंप्लेसेंसी इज़ द किलर। बिकॉज मैंने खुद इसका सामना किया है। मैं काफ़ी अरसे से एक चीज़ लिख रहा हूँ और वो फिनिश लाइन मुझे नज़र आ रही है लेकिन मैं उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज इट्स ऑलवेज सेल्फ डाउट। आई थिंक कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी थी कि जब मैं थिएटर करता था, जब मैं अपनी लिखाई करता था, राइटिंग एंड एवरीथिंग, आई थिंक यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, राइट। जब मैं वीलॉग्स भी बनाता था तो यूज्ड टू बी लाइक अच्छा आपको नहीं पसंद आई, इट्स ओके। आई थिंक व्हेन आई जॉइन टेलीविजन एंड व्हेन आई डिड फिल्म, तब आपने रियलाइज़ किया दैट अगर आपको नहीं पसंद आया मैं, इट्स नॉट ओके, दैट मीन्स दैट आई विल नॉट गेट द वर्क, आई नीड टू बेटर माई सेल्फ। सो ऑल ऑफ अ सडन एक्सटर्नल वैलिडेशन बिकम्स द नंबर वन गोल, जो कि काइंड ऑफ आपकी साइकोलॉजिकली आपके लिए इज़ नॉट परहैप्स द हेल्दीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। बिकॉज आपको तो ये बताया जाता है ना कि औरों की वैलिडेशन नहीं, अपनी वैलिडेशन सीख करें। लेकिन हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पर औरों की वैलिडेशन मेक्स और ब्रेक्स यू। सो आई थिंक वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा है, फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम जो आपने कहा ना कि आप 3 4 5 चीज़ें जो कर रहे होते हैं टू समथिंग वेयर all of a sudden you're not the boss and all of a sudden everything matters much more. So I think it's been an interesting journey, that's why. मगर अभी आपका जो इतना ये लल पीरियड आया है, इसकी जी। क्या वजह है? इसकी कुछ थोड़ी बहुत PTSD वजह है, थोड़ी बहुत थोड़ा मैं खुद भी एक थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहा था फ्रॉम द इंडस्ट्री। बीच में कुछ छोटे मोटे ग्रीन के लिए कुछ 1 2 चीज़ें की। I think I wanted to first prioritize peace of mind, then I wanted to prioritize my own writing, वही जो मैंने बताया, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस। आई थिंक कि शायद मैं आदी भी हो गया हूँ वर्किंग विद डेडलाइंस एंड वर्किंग कि और लोगों ने आपका कॉल टाइम ये है, आपका वो है। जब आपके पास कोई कॉल टाइम नहीं होता, जब आपके पास कोई कोई लिमिट नहीं है कि इस टाइम तक आपने ये करके देना है, बिकॉज आप अपने लिए लिख रहे हैं। तो और फिर जो आपने बताया एक और भी चीज़ कही ना कि डिफरेंट चीज़ों में अब उसमें भी बड़ा इंसान अब फंसना शुरू हो जाता है। मैं अपनी खैर बात करूँगा कि मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ मेरे दिमाग में एक और आइडिया आता है, फिर मैं कहता हूँ यार नहीं वो करते हैं पहले, फिर मैं वो लिखना शुरू कर देता हूँ, फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया। मेरे साथ ये हुआ था कि एक हॉरर फिल्म मैंने बड़े अरसे से मतलब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था, एक ट्विस्ट था एंड एवरीथिंग, और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करना शुरू हो गया हूँ अब। बिकॉज मैं मैनिफेस्ट कर रहा होता था, मैं सोच रहा होता था कि किस तरह के सीन्स होंगे और मैं खुद डायरेक्ट करूँगा और ये सब कुछ। 5 6 7 साल गुजर गए, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ, बस एक लॉग लाइन लिखा हुआ था, कुछ 1 2 सीन्स लिखे हुए थे। एंड इन 2023 आई सॉ अ हॉलीवुड फिल्म विद द एग्जैक्ट सेम स्टोरी, इनफैक्ट विद द एग्जैक्ट सेम ओपनिंग सीन। जो एक होता है ना कि चलें स्टोरियाँ तो व्हाट इज़ ओरिजिनल एनी मोर, बट एग्जैक्ट सेम, जिस तरह फ्रेमिंग भी। और मैंने यही कहा कि अच्छा अल्लाह मियाँ वाज लाइक बेटा आप नहीं कर रहे, आप रहने दें, मैं किसी और को ये आइडिया सौंप देता हूँ। सो अब आई थिंक कि इस साल मैंने बड़ा अपना रेजोल्यूशन बनाया कि नो, दे आर डेडलाइंस, यू हैव टू वर्क विद इन अ टाइम फ्रेम, यू हैव टू डिलीवर। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। आप दोनों का 12 साल का डिफरेंस है, डांटते होंगे आप इनको? नहीं जी, क्यों? इज्जत देते हैं। हमारी रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एंड गिविंग ईच अदर स्पेस। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ें आप भी जानते हैं, आपके भी तो भाई हैं, वो तो 5 मिनट बड़े हैं, आप 12 साल का गैप है। फिर भी गैप तो है ना। लेकिन गैप हो कम गैप हो, ज़्यादा गैप हो, बहन के साथ भी है एक गैप, लेकिन फिर भी एक अब मेरा ख्याल है किसी भी रिलेशनशिप में स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि दूसरे को इज्जत देना, उसका पर्सपेक्टिव सुनना। कभी हर बंदा अच्छे मूड में नहीं होता हर वक्त, या कभी आप सुनने को तैयार नहीं होते कोई चीज़, तो आप उसको यू नीड टू गिव द अदर पर्सन द स्पेस। अगर आप नहीं देंगे
फिर आप डेवलप नहीं कर सकेंगे कोई भी रिलेशनशिप। मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के, चाहे मियाँ बीवी हों या भाई बहन हों या वालदैन के साथ हो या अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो। आई थिंक इसमें एक तो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और स्पेस, आई थिंक दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो हमने ये दिए। आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे छोटे हैं, बीच में बहन है। बहन अभी आप दोनों बैठे हुए हैं, हाँ सबसे बड़े आप, हाँ, सबसे छोटे आप। अम्मा अब्बा ज़्यादा पसंद किसको करते थे? ये तो लाडले थे छोटे जो है हमारे। Please. लेकिन आप अम्मी आप सबसे बड़े थे। बहुत सबसे ज़्यादा, ये आप अभी मेरी बहन को कॉल करेंगे वो भी यही कहेंगी, अम्मी के एक ही लाडले थे, वो थे भाई। अब्बू मुझे नहीं पता एक्चुअली, लाइक मेरी बहन के साथ अब्बू की बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, बट बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, टमल्चुअस रिलेशनशिप भी थी खैर। बट परहैप्स आई थिंक यस, आउट ऑफ द 3 of us आई थिंक सबसे मतलब फेवर तो नहीं बट लाइक सबसे फेवरेट परहैप्स चाहिए। आप हाँ, आती हैं। वालिदा के साथ मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग हाँ। रिलेशनशिप था। तो वो एक डेवलप हो गया, वो होता रहा। बाकी फ्रेंच का फायदा भी तो था ना, फ्रेंच बोलते हैं, नहीं, बोलनी नहीं, है। नो, फ्रेंच का कोई फायदा नहीं था। आई थिंक लॉन्जेविटी का फायदा था। ही हाँ। वाज द फर्स्ट चाइल्ड। हाँ जी, और मेरा ख्याल है वो घर में हमने कभी फ्रांसीसी नहीं बोली। मेरे वालिदैन आपस में बोलते थे सॉर्ट ऑफ देयर कोड लैंग्वेज, लेकिन घर में उर्दू या अंग्रेज़ी बोली जाती कभी। इसीलिए तो आप देख रहे हैं हम उर्दू में भी बात दोनों कर की रहे हैं, उर्दू अंग्रेज़ी में भी उर्दू बात बहुत कर रहे हैं, ज़बरदस्त है, तो इसीलिए साफ है उर्दू ना। और ख़ास तौर पे आपके लिए, क्योंकि जब आप ड्रामों में काम कर रहे हो तो हाँ आपके जी। साथ एक्टर्स होते हैं जी। कि गुस्सा आ गया, खराब हो गए, हाँ। तो कैसे गलीज गन, तो कैसा लगता है? गुस्सा तो आता होगा उस वक्त आपको। आई थिंक कि थोड़ा बहुत वो भी तो है ना, मतलब आई एम ऑल्सो मैट्रिक FSC, Fame? so I think उधर ही होता है कि उर्दू is I think given much more importance, whereas in OA levels आप electives, आप easy उर्दू ले सकते हैं। I feel like literature में आप इतना घुसते नहीं हैं जितना आप आपको घुसना पड़ता है इधर ना चाहते हुए भी। So I think कि उसकी वजह से थोड़ा बहुत बेहतरी आ जाती है। फिर यहाँ पर declamation contest भी होते हैं in उर्दू and English, so I feel like उसकी वजह से मेरी बेस थोड़ी सी बेहतर हो गई थी। हालांकि मेरी भी उर्दू काफ़ी वीक होती थी। when I was थिएटर growing में up। भी जो है उर्दू हाँ, बहुत साफ बिल्कुल। होती है। हाँ जी। और फिर हाँ। और टीवी तो अब टीवी उर्दू exactly। तो इनकी टीवी से तो बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन उसके अलावा भी मेरी उर्दू बहुत वीक थी जब मैं छोटा था और मैं जब बड़ा भी हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा हम अंग्रेज़ी पढ़ते थे, नॉवल भी अंग्रेज़ी के पढ़ने, वो पढ़ने, फिल्में भी ज़्यादा हाँ, पसंद फिल्में भी आती। अंग्रेज़ी की, और भी उर्दू की भी बहुत देखते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो उर्दू में वो फ्लुएंसी नहीं थी या वो लहजा नहीं था, और मुझको बहुत सारे अल्फाज समझ नहीं आते थे। अब मैं वालिद साहब का तो नहीं था ना मेरा लेवल, जो PhD थे और जो इतना लिखते थे या बात करते थे, उनका एक वो तो एक और ही लेजेंड थे, और जिसके ऊपर लोग अब इतना बात नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए। खैर एनीवेज, मेरे साथ ये था कि मैंने अपनी उर्दू जो है इश्तियाक अहमद के नावलों के साथ ठीक की थी। इंस्पेक्टर जमशेद, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा, और उनके हज़ार पेज के नावल आया करते थे, मुझे अभी भी याद है। और मेरे वालिद बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि मैं ये नावल पढ़ूँ, वो कहते थे कि ये बिलो स्टैंडर्ड नावल्स हैं। लेकिन मैं फिर छुप करके वो जो है ना लाइट छोटी सी करके, जब वो सो जाते थे तो फिर मैं रात में कंबल के नीचे या चादर के नीचे वो पढ़ रहा होता था। उससे मेरी उर्दू बहुत बेहतर हुई। वो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना और वो करना, और जो आप कहेंगे कि हैं इश्तियाक अहमद के नावलों से आपसी उर्दू ठीक बिल्कुल हुई, सही, बिल्कुल लेकिन उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मेरी उर्दू में लिखने में, बात करने में, एक तलफ़ुज़ में और एक तरीका अंदाज समझने में जो है ना, वो उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। स्क्रिप्ट्स फॉर मी बिकॉज कभी आप गलती से कोई, जिस तरह आप कह रहे हैं, आप कोई गलत बोल देते हैं, तो आई थिंक के गलत आजकल तो गलत है ना, खराब है आज। वो बिकॉज अब आप देखें ना कि जिस तरह इवन इन बॉलीवुड लाइक इट्स स्पेल्ड इन रोमन उर्दू अगर देखा जाए GALAT, राइट? सही है, लेकिन So, हमारी यहाँ तो हमारी तो हाँ। भाई लैंग्वेज है, बिल्कुल, उनकी तो नहीं है ना। बिल्कुल। जो जनरेशन है इस पर जो आ रही है, वो तो मतलब दानिस्ता तौर पे गलत बोल रही होती है। बट आई थिंक के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप थोड़ा करेक्ट भी करें, बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक सीन मैं देखता हूँ जहाँ पर कुछ किसी ने कोई गलत लफ्ज़ बोल दिया और फिर उसकी मतलब ऑब्वियसली आपको पता है आजकल यूट्यूब पे कौन किसी बात को छोड़ता है, छोड़ते ही नहीं। सो मुझे ये होता है कि वहाँ पर somebody should be able to stop them and be able to tell them कि because आप otherwise बेहतर किस तरह होंगे। लाइक मैं वही कह रहा हूँ, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जो सीनियर एक्टर्स, मेरे को-स्टार्स भी कभी अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत बोल दिया तो फ़ौरन कह देते थे कि नहीं, इसको प्लीज़ इस तरह बोलें, ये आप गलत बोल रहे हैं। सो आई थिंक कि इसी तरह इंसान बेहतर होता है। आई थिंक कि कोई आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। सो आई नो कि मैं तो बहुत बेहतर हूँ पढ़ के स्क्रिप्ट्स कोई अगर कोई ऐसा गाढ़ा लफ्ज़ आ गया हो जिसका मानी आपको नहीं पता हो तो आप पूछ लेते हैं, मतलब आई हैव नेवर फेल्ट के
it's a learning experience at the end of the day. So अब स्पीकिंग ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, मुझे बड़ी एक चीज़ अच्छी लगी और बहुत से लोगों को ये नहीं पता हमारे भाई साहब के बारे में कि उन्होंने बहुत से ऐसे एक्टर्स को पुश दी या इंट्रोड्यूस किया। आसिफ रज़ा मीर, उनके वालिद साहब कैमरामैन थे रज़ा मीर साहब, और मेरे वालिद साहब उनके साथ फिल्मों में कुछ काम किया था, तो उन्होंने उनको कहा था कि मेरे बेटे को जो है थोड़ा सा हेल्प हिम आउट। तो माय फादर वाज देयर। जावेद शेख साहब हमारे यहाँ आके रहे हुए हैं, उनको भी बहरोज़ सब्ज़वारी and others. So, and my father introduced Ruhi Bano and many others, Durdana Bhatt. ये थे, यानी इनका ट्रियो था ना, फारूक ज़मीर, डॉक्टर अनवर सज्जाद और मेरे वालिद साहब। तो ये तीनों, एक लिखता था, एक एक्ट करता था, एक डायरेक्ट करता था, और ये फिर देयर यूज्ड टू टर्न इन सर्कल्स। तो जब आपके वालिद हयात थे, तो उस वक्त आप जब कोई काम करते थे तो वो क्या, उनका रिएक्शन क्या होता था? क्योंकि आपका एहद वफ़ा 2020 सुपर डुपर हिट, और आप भी उसमें माशाल्लाह ज़बरदस्त काम, फिर इससे पहले के जो ड्रामे आपके थे ऑन ज़ारा हो गया, ये सब आए, तो उनको खुशी तो होती होगी ना कि भाई एक बच्चा मेरा ही काम आगे बढ़ा रहा है एक तरह से। उनको दयारे दिल बहुत अच्छा लगा था, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। उन्होंने दयारे दिल की बहुत दफ़ा मुझसे तारीफ़ की थी मेरे सामने, बहुत अच्छा प्ले है, इतना इंटेंस है, जिस तरह से ह्यूमन रिलेशंस दिखाए हुए। माय फादर वाज ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट जिसमें वो कहते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस और किस तरह से इंटरट्वाइंड हैं, बाप बेटे की रिलेशनशिप, भाइयों की रिलेशनशिप, वो जिस तरह से दिखाई थी दयारे दिल में, वो कहते हैं वो उनके जहन में बस एक बैठ गया था कि वो बहुत ही अच्छा, उनको मतलब चुपके चुपके भी बहुत अच्छा लगा था। आई डोंट रिमेंबर दी अदर प्लेस कि उन्होंने किस तरह से बात की या नहीं की, लेकिन मुझसे जितनी दफ़ा उन्होंने दयारे दिल की खुद एज अ पर्सन डिस्कशन करते हुए बात की, तो वो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि उनको बहुत पसंद, उनको और ज़ारा भी बहुत पसंद था। तो आप जब उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, उनके साथ के लोगों के साथ जब आपने काम किया, तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया, कि जिसने खुद भी आपको एक तरह से कहा कि भाई मैं आपके वालिद की फ़ैन हूँ या वालिद का फ़ैन रहा हूँ? उनके काम इतना डायरेक्टली नहीं, पर बहरोज़ साहब वाज ऑलवेज, ही इज़ वन ऑफ द पीपल जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं। कभी अंकल यू नो वो हमेशा, वो तो लंबी लंबी गप्पें करते और बातें और एनेक्डोट्स और किस्से सुनाते थे। सो ऑब्वियसली वो बहुत पता चलता है। फिर जब अब मैंने उनके साथ डायरेक्टली काम नहीं किया, लेकिन बुशरा जी के साथ मैं पहली मरतबा जब प्रॉपर्ली मिला था एज एन एडल्ट, विच वाज एट एन अवार्ड शो, तो उन्होंने भी मुझे इस्लामाबाद का कनेक्शन ना, उन्होंने बात की अम्बू की, तो मतलब आई थिंक के obviously it's a matter of great pride कि he is still remembered at least by the old guard, by his peers, his contemporaries, his juniors, तो that's always obviously मतलब legacy इसी का ही नाम है I think। फिर आप लिखते हैं, आपने वेब सीरीज़ में भी काम किया है, आप जो है टीवी पे भी काम कर रहे हैं, आप सब करें। हमारा प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान का बेसिकली, कि जो हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पाते। हम हॉरर बना सकते हैं, हम बनाते नहीं हैं। आपने सिया टीवी सीरीज़ भी देखी, आपने सिया की फिल्म भी देखी की है आपने। क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ जो हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर सकते? और ख़ास तौर पे उस वक्त जब दुनिया जो है एक तरह से करीब आ गई है। आप फ्रेंच टीवी शो भी देख सकते हैं, आप स्पेनिश भी देख सकते हैं, आप टर्किश भी देख सकते हैं। हम क्यों नहीं सीख सकते कुछ? आई थिंक कि इंटरनेशनल लेवल पे तो आई गेस हम हैं, बिकॉज आई मीन यूट्यूब पे जो हमारे ड्रामाज हैं, जो हमारी सीरीज़ हैं, हमारी फ़िल्में भी अब तो माशाल्लाह मतलब हमारी फ़िल्में इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत रही हैं, ओपन कर रही हैं फेस्टिवल्स का हिस्सा बन रही हैं। सो आई थिंक वी आर स्लोली एंड स्टडीली गेटिंग देयर। आई फील लाइक द इशू इज़ आई थिंक अ लैक ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी जो कि लेट्स से हमारे पड़ोसी मुल्क के पास है, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन इन स्पेशली आजकल जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रीमिंग मॉडल है ना। अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान में हमारे हैं स्ट्रीमिंग मॉडल्स कुछ, बट देर ऑल अभी एट अ मे बी स्मॉलर स्केल, स्मॉलर लेवल। वी डोंट हैव अ नेटफ्लिक्स, वी डोंट हैव एन Amazon Prime, and we don't have inroads, let's say, which other countries in Southeast Asia or South Asia would have. I think so it's just a lack of that, I feel, because आप भी जानते हैं जब Z5 लॉन्च हुआ था तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी डायरेक्टर्स, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी राइटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, they created an interesting series, like whether that was the traditional model, whether that was
स्टफ लाइक चुड़ैल्स जो कि बहुत ही काइंड ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग उस तरह था कि यू नो विद इट्स सब्जेक्ट मैटर, विद इट्स कंटेंट एंड थीम्स, तो यू नो हमने इस तरह तो किया हुआ है. सो आई डोंट थिंक कि इट्स फॉर लैक ऑफ टैलेंट. आई थिंक कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है हर फील्ड में, हर चाहे राइटिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे एक्टिंग हो, सिनेमाटोग्राफी हो. वी हैव अमेजिंग सिनेमाटोग्राफर्स. You know, so I don't think I think it's just that lack of taking that first step, जो कि I'm hoping कि ये जो Netflix पे ड्रामा कि बच्चे संग समेट लो. जी जो बनाया हमने जो बनाया है, जब ये इंशाल्लाह आएगा ऑन Netflix, तो आई थिंक उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनरोड शायद और बनेंगे, you know, because अभी we don't have, there is a resistance when it comes to Pakistani content कुछ internationally. जो बालूमाही जैसी थी वो किसी मेरा ख्याल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म I वगैरह think पे Netflix पे आई थी ना, Netflix पे Netflix थी. पे आई थी, अब जी. विडली पर है. अच्छा विडली पर अभी है. तक है विडली पर. हाँ मगर जब आई थी तो हम लोग सब यही थे कि भाई वाह हाँ. ये तो फिल्म वहाँ पे आ गई. आई थिंक एक दो ड्रामे भी आए थे Netflix भाई पे. बहुत सारे ड्रामे आए थे. आपका जिंदगी गुलजार जिंदगी आया गुलजार था, आया. हम तो सफर बिल्कुल भी. गायब हो गए. हाँ एक तो बात है ना, अचानक ही गायब हो गए. अब नहीं है आपकी फिल्में आपने उन्होंने आपकी पिंकी मेम साहब भी रखी हुई. जी नेटफ्लिक्स की वो तो. अमेज़न पे बाजी आई थी उस्मान की जो फिल्म थी. तो आप सोचिए ना कि सारी चीज़ें जो आई हैं उसमें अब एक लैक है. खैर उसकी तो क्या कह सकते हैं उसमें. एक आपका जो वो है इनका एक तरह से जो लोग इनको जब देखते हैं तो उनके दिमाग में करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स तो बहुत कम, लेकिन करंट अफेयर्स अब ज़्यादा है. अब तो ज़्यादा आपको जब देखते हैं तो उनके दिमाग में चॉकलेट बॉय का, चॉकलेट हीरो का इमेज आता है. तो आप दोनों जो हैं उनके दिमाग में एक दूसरे का क्या इमेज है अगर वो स्क्रीन पे देखते हैं? जब आप इनको देखते हैं तो क्या आप कहते हैं दिमाग में आता है अगर देखते हैं? अगर देखते हैं ओ देख ये भी है. I think for me, it's always I've been impressed by, you know, his extempore speaking skills. क्योंकि मैं growing up मेरे में ये थोड़ा सा lacking था. I was a humongous introvert. Public speaking अभी तक मेरे लिए उतना I'm not as comfortable as भाई is. भाई can sit in any scenario, talk about any topic and have a learned perspective on that topic. And, you know, and maneuvering a crowd इनको बहुत अच्छा आता है, which is why, you know, in like public events as well, you know, when he hosts, when he does all of that stuff, he is so brilliant at it. मेरी हल्की सी हिचकिचाहट आती है, मुझे रिहर्स करना पड़ता है, मुझे थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है as opposed to just saying stuff. तो I think उस क्वालिटी से I've always been kind of envious. And so, you know, जब वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं लोगों का, जब वो बातें कर रहे होते हैं, the way एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करना, and then, you know, so it's a good learning experience. बात सही है, लेकिन देखिए अब कितनी दफ़ा ऐसा होता है टीवी में जब लोग मुझसे मिल रहे होते हैं मुझे उस्मान कहते हैं ना. यानी इतना वो है, यानी वो अब मेरी पहचान जो है भाई छोटे की वजह से है. तो बहुत से लोग पूछते हैं अच्छा आप उस्मान के भाई हैं. मैं पढ़ाता भी हूँ अब बैचलर्स को एक यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं अच्छा आप उस्मान के भाई हैं. उनको लेके आइए. तो हाँ बड़ा करते हैं. अब ये तो वो और बात है कि मैं लेकर आ पाता हूँ कि नहीं, लेकिन ऐसा है कि एक जेन्युइन इंटरेस्ट और इंट्रीग है इसके बारे में. और जब मैं टीवी पे देखता हूँ मुझे जो कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें मैं क्रिटिक करता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ. लेकिन फॉर मी his best performances have been on Zara, his best performance has been in Goya, जो हम इतना बात नहीं करते जिसके ऊपर, ऑल्दो उसकी एंडिंग बॉच कर दी थी उन्होंने. दूसरी वजह देखें जो जिसकी एंड वॉच कर देते हैं ना फिर वो और शुरू में इतना अच्छा प्ले था, इतना अच्छा रिलेशनशिप उस्मान पीरज़ादा और इसका दिखाया, बाप बेटे का दिखाया था, एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी थी. तो वो बड़ी मुझे ज़रा हिट की थी. दियारे दिल ऑफ कोर्स वाज द हीरो वाली, और वो बाजी. हाँ बाजी. तो वो तो फिल्मों की मैं टीवी की मैं बात कर रहा हूँ. चुपके आई थॉट वाज ब्रिलियंट. व्हाट एन एक्सीलेंट टीम एफर्ट. तो यू नो इस तरह से तो इवन हिज प्ले सनम जो है मुझे वो अच्छा लगा. बहुत से लोग कहते हैं ऐसा है, लेकिन वो रेटिंग्स वो भी लेकर आया था ठीक ठाक किस्म की. बागी. हाँ बागी ऑफ कोर्स. बागी में इसका रोल, बागी वाज काइंड ऑफ द सीरियस की वजह से मैं ख्याल इसका एक लेवल ऑफ एप्रिसिएशन एक और तरफ चला गया था. वो एक स्टैंडर्ड हीरो से लेके अच्छा ये सीरियस भी कर सकता है, ये इमोशनल भी कर सकता है. I think it was grown up, ना? It was a grown up chemistry जो सबा के साथ थी. It was a mature romance. लेकिन हाँ दे वफा उसपे तो आई लव द
कॉमिक टाइमिंग बिटवीन हिम ज़ारा नूर एंड अब्बास ज़ारा, जो है ना, इन दोनों की बहुत कॉमिक ज़बरदस्त। टाइमिंग ज़बरदस्त थी और इतनी अच्छी थी, मैं हंस हंस के वो उसके जब टीजर्स आए तो इतना इंटरेस्टिंग था, तो उनकी जो आपस की थी। और वो इसकी जो एक सीन है ना कि वो पिलर के पीछे खड़ी हुई हाँ, है हाँ, हाँ। और ये वहां से आ रहे हैं, साइड से निकल जाते हैं और दादा आ जाते हैं, हाँ, तो बहुत मजे का सीन हाँ। था। और इसमें जो मुझे चीज़ इसकी अच्छी लगी वो ये कि किसी भी खातून के साथ, किसी भी को एक्टर के साथ ये अपनी केमिस्ट्री बना लेता है। हर एक्टर के लिए इतना इजी नहीं है कि किसी भी को एक्टर के साथ आप केमिस्ट्री बना ली। इसने सबा के साथ बनाई, माया के साथ तो लोगों माया, इसका पूरे ग्रुप्स बने हाँ, हुए हैं exactly. और अभी भी लोग कहते हैं, लेकिन वो मौका अभी तक आया नहीं। मैं हैरान हूँ कि किसी डायरेक्टर ने अभी तक ये नहीं सोचा कि उस्मान और माया को इकट्ठे क्यों नहीं लेकर आते हैं, Exactly. क्योंकि इन्होंने जिस भी प्ले में काम किया वो सुपर हिट रहा है। So मैं चाहता था, if I had the money, if I was a producer, I would have made either a film or a TV serial with Usman and Maya and the leads. लेकिन of course that I'll leave to the drama industry whether they want to or not. लेकिन इसने हर एक के साथ, इसने ज़ारा के साथ अच्छी बनाई, इसने माया के साथ बनाई, इसने सबा के साथ बनाई, आमना के साथ, आमना के मीरा साथ, जी के मीरा साथ, मीरा के मीरा साथ, जी के साथ। आमना उसका वो बाजी का गाना वो जो दोनों के साथ है, कितना आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी फिल्म का बिल्कुल गाना है। भी नहीं। तो मैंने पहली बार गाना देखा था तो मुझे आमने नहीं भेजा कि ये देखें, मैंने देखा वो, ओ भाई ये क्या हो रहा है, हाँ ये कैसे हुआ है। हाँ। साकिब भाई लिखे भाई, हाँ पीछे उसके जो इतने सारी म्यूजिक वीडियोस बनाई हैं, सब कुछ किया, तो बिल्कुल भाई साहब को तो डांस का भी बहुत शौक है ना, हाँ जी। कोरियोग्राफी की है इन्होंने। अरे आपको ये भी, आप ये नहीं आपको पता होगा चुड़ैल्स का थीम सॉन्ग किसने लिखा है? उसके पूरी- क्रेडिट्स में है, चुड़ैल्स के क्रेडिट में हाँ है। नहीं चुड़ैल, और फिर इन्होंने कुछ गाने Lyrics, कोरियोग्राफ lyrics, किए lyrics, हैं। लिरिक्स हाँ Lyrics of the- लिरिक्स, हाँ हाँ, नहीं, और कोरियोग्राफ भी बहुत सारे गाने की हाँ है जी, जिसमें ये जी। खुद भी नहीं है। बाजी का जो बाजी जो- का वो जो महविश हयात का महविश गाना हयात था, वाला, वो इसने कोरियोग्राफ किया एग्जैक्टली था। वही तो कह रहा हूँ कि वो ये एक छुपा हुआ टैलेंट है ना भाई साहब का, हाँ, जो ये मतलब इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ। अब तो खैर हमारे यहाँ फिल्में ही कम बन रही हैं, वो तो अलग चीज़ है, मगर अगर ये आप सोचें उसमें थे, ये फर्स्ट वाली जो फिल्म थी परवाज़ जुनून, हाँ। इनिशियल तो ये थे उसमें Yes. ना, हाँ जी, ये और हमजा थे, ये और हमजा थे। एंड माहिरा was the main lead, if I'm not wrong, at that time. That was the हानी main- थी उस पर, नहीं, हानिया थी माहिरा से बात हुई थी, but अच्छा। जो मतलब लॉन्च जब launch हुआ था, हाँ, जब उसमें launch ये- हुआ था, it was- ये हाँ। और हानिया और और हमजा। हमजा थे, हाँ। फिर ऑफ कोर्स वो टाइमिंग वो वगैरह तो ऐसी मुझे बालू भाई बालू के भाई साथ की वजह से है, सारा हो उसका गया इशू था। हो गया, इसकी वजह से ही couldn't do it, and then राहत came in. नहीं मुझे हाँ, मुझे which was- याद है वो, इसलिए कि मैं But he Yeah, made a- he did an excellent, excellent yeah. job. हाँ, He he was did great excellent. in it. हाँ, नहीं बहुत and अच्छी वो थी, he's a मगर chip ये of the old block. नहीं, और वो अगर आ जाती फिल्म तो इनका थोड़ा एक बूस्ट और मिल जाता, क्योंकि हाँ। बाजी के बाद एक तरह से जो है इसकी फिल्मों वाला कोई ऐसा सिचुएशन आई नहीं जी ना। जी जी। जो बाजी हिट थी, और बाजी में मतलब जो ये इंटरनेशनल गैंगस्टर थे और क्या मास्टर ऑफ डिस्गाइज सब कुछ, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी, वो एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म थी। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था भाई मैं तो उसमें सीधी सी बात है, मैंने जब रिव्यू किया था तो इसका मुझे बाद में मैसेज भी आया था, मैं कह रहा हूँ जो आंखों से ये खेल रहा हाँ, है वो कोई ये नहीं हाँ, खेल मुझे रहा। याद है। वो कह रहा है आप ही लिख रहे हो और कोई नहीं लिख रहा है। हाँ, मैं वो चीज़ नोट करने वाली, वो थिएटर की ट्रेनिंग है वो सारी ना, हाँ। कि खैर अब ये बताएं कि भाई थिएटर तो इस्लामाबाद में अगर फर्स्ट कैनेडा रिवाइव हो गया, हाँ जी। आप करेंगे नंबर एक। आप दूसरा ये कि क्या आपने कुछ ऐसा सोचा है कि आगे थिएटर सिखाएं लोगों को, इनको बताएं कि थिएटर में किस तरह काम करते हैं, क्योंकि एक ये भी स्टेप होता है। आई थिंक के फॉर श्योर इस साल डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करूँगा, बिकॉज अब जो है ना इस्लामाबाद में, पहले ये भी इशू था कि पब्लिक स्पेसेस बहुत कम हो गई थी, कुछ खास था पीएनसीए ये है इस्लामाबाद का नहीं, है। अब ना छोटे वेन्यूज भी बहुत ज़्यादा क्रॉप अप हो गए हैं, Oh. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी प्ले हैज़ टू बी दिस बिग प्रोडक्शन। एक बीच में हम जब इंसुलर नाइट्स करते थे, मैंने और उस्मान मुख्तार ने एक प्ले किया था फड्डा, which was just a 2-person play set in a school के वॉशरूम, यू नो, सो एक ही मतलब, और सेट कुछ भी नहीं था, हमने एक ब्लैक बॉक्स के ऊपर किया था। तो एक कंटेंट अगर आपका अच्छा हो ना, तो वो मैं रिवाइव करना चाह रहा हूँ, मैं उस्मान से बात करना चाह रहा हूँ, अगर वो ना हुआ तो somebody else, यू नो, कि वो हम प्ले दोबारा करें, बिकॉज इट वाज अ ग्रेट प्ले, इट वाज अबाउट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। बेसिकली पूरा प्ले ये था कि एक बच्चे को, जो कि 7th ग्रेड में होता है, एक बच्चे ने तड़ी लगाई होती है कि तुम स्कूल के बाहर मुझसे मिलो, और उसका पहला फड्डा होता है, तो वो उसकी जो पैक हुई भी होती है उस सिचुएशन में, पूरा प्ले उस बारे में है। सो यू नो, इस तरह के, अभी जब मैं बता रहा था ना, मैं एडिनबरा गया, मैंने बहुत इस तरह के प्लेस देखे विच डोंट नीड लाइक द मैसिव सेट्स, बट द कंटेंट इज किंग। तो डेफिनेटली इस तरह की इसने एक प्ले में काम किया था, मुझे अभी तक याद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं नाम भूल जाता हूँ। उसमें ही प्लेड अ मेंटली, ही प्लेड द रोल ऑफ अ मेंटल पिलो मैन। उसमें ही प्लेड द रोल ऑफ अ मेंटली रिटार्डेड
बॉय, और इतना अच्छा उसने प्ले किया, उस तरह की इंटेंसिटी मैंने बहुत कम देखी है। मर्डरर, मेंटली चैलेंज्ड मर्डरर। हाँ, बहुत ही अच्छा प्ले था। और उसके अलावा फ्रीडम Bound, बाउंड हाँ। इसका एक प्ले था, अम्मी की डेथ के बाद पहला प्ले उसने किया था, उस वक्त कर रहा था तो अम्मी की डेथ हो गई थी, तो उसमें भी एक बहुत इमोशनल डेप्थ थी। इट वॉज ऑन ग्वांटानामो बे, 3 प्रिजनर्स, जिसमें अली रहमान था, ये था, और एक तीसरा था जो सफ़ी। हाँ हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा, वो टलीन खालिद अजीम ने डायरेक्ट किया था, तो वो भी बहुत अच्छा प्ले था। तो इसने भी उसमें बड़े ही डिफरेंट किस्म के रोल्स किए हैं, जो कि मेरा ख्याल है हमें टीवी में भी दिखाने चाहिए। ज़रा थोड़ी डाइवर्सिटी भी आनी चाहिए, और थोड़ा सा हमें ना I एक think- टिपिकल फार्मूला से बाहर आई निकलना थिंक कि टीवी में जो कंस्ट्रिक्शंस अनफॉर्चुनेटली हैं वो थिएटर में नहीं है, थैंकफुली, अनलेस आप बहुत ही कोई रिस्के सब्जेक्ट पे या Exactly, कोई ऐसी हाँ। बात कर रहे हो जो कि मतलब व्हाई वुड यू टू बिगिन विद, बट आई फील लाइक थिएटर में वो फ्रीडम आपको थोड़ा मिलता है, इसीलिए मतलब वही जो मैं बता रहा हूँ ना, सारे एक्टर्स इसलिए थोड़ा तरस रहे हैं वापस थिएटर करने को, बिकॉज इट जस्ट गिव्स यू सो मच मोर मटीरियल टू प्ले विद, इवन इफ इट्स 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन उस 1.5 घंटे में जितने आप इमोशंस, जितना आप मतलब अपहीवल्स से गुजरते हैं, जितना आपका उतार चढ़ाव होता है आपके कैरेक्टर का, वो एक रेगुलर ड्रामा वे यू जस्ट प्लेइंग, यू नो, फॉर मैं मतलब अपने जेंडर की बात करूँगा, यू नो, मोस्ट ऑफ द ड्रामाज आर रोमांसेस, राइट? आप रहते भी हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, तीनों के जो शहरों के लोग हैं उनको आप किस तरह से जो है वो क्लासीफाई करेंगे? फॉर मी देखें, मतलब बिकॉज आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन इस्लामाबाद, तो वो जो आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव है ना इस्लामाबाद का, कि एक एलिटिज्म है, एक काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ मेंटालिटी है लोगों की, इतना वेलकमिंग नहीं है, मैं तो इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज लाइक आई फील लाइक इस्लामाबाद इज़ एटलीस्ट, बिकॉज मुझे अपना ट्राइब, अपना ट्रूप, अपने लोग जो हैं वो यही मिले हैं, मतलब शुरुआत वहीं से हुई है। लाहौर हमें तो फैमिली है, तो खुले दिल, क्विक टू लाफ, क्विक टू एन्जॉय लाइफ। मैंने अगर ये सबक अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से सीखा है तो ये है कि एन्जॉय लाइफ, यू नो, मतलब एंड हैव enjoy every moment, and so and कराची में जो डाइवर्सिटी है और कम्प्लीटली लैक ऑफ ये जो जिस बाउंड्रीज़ की आप बात करते हैं ना कि अच्छा सोशल स्ट्रेटास क्या है, मतलब मैंने जितनी अपनाइयत उस तरह कराची में देखी है ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और जितना एक्सपोजर मेरा वहाँ जाकर हुआ है, सो दैट हैज़ बीन इनक्रेडिबल फॉर मी। इसकी जितने एक्टर्स के साथ ये काम करता है, आपको किसको देख के लगता है कि यार मुझे भी करना चाहिए काम कभी इनके साथ? मुझे बहुत दफ़ा हुआ, मुझे सुल्ताना आपा ने एक दफ़ा कहा, मैं एक 14 अगस्त का होस्ट कर रहा था इवेंट, तो वो मुझे मिली उस वक्त, हम सब लोग जा रहे थे, मैं होस्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे छोटे भाई को तो मैंने काबू किया, भाई तुम कब काबू आ रहे हो, ये मैं नंबर दे रही हूँ, इस पर फ़ोन करो और हमारे साथ प्लेस करो, हमारे साथ काम करो। टाइम ही नहीं मिलता। फिर आपको पता है एक जर्नलिस्ट के लिए काम करना एंटरटेनमेंट फील्ड में वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि ऑफर्स नहीं आई, लेकिन बट आप तो पूछें कि किसके साथ काम करना चाहेंगे ना, किसके साथ काम करना Yes. चाहो। सबा कमर विल बी माई फर्स्ट वन ऑफ द पीपल आई वुड लाइक, बिकॉज उसकी वर्सेटैलिटी बहुत Oof. ज़्यादा है, वो हर रोल कर सकती है और इस अंदाज से करती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यानी वो जिस तरह से अपने आप को इमर्स करती है। अब मेरे तो बिल्कुल, यानी अगर आपने फॉरन गए, मेरा इंस्टेंट जवाब इज सबा कमर। और किसके साथ also one of the most wonderful co-stars to work with। अरे मैं बेहतरीन है वो। हमेशा बात करूँगा, वो हिंदी मीडियम करके आई थी, एंड सो माई एक्सपेक्टेशन वॉज, और मेरा बागी में लाइक यू नो इट वॉजंट लाइक आई वॉज देयर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। मैं तो मेरे ख्याल से 16वें या 17वें एपिसोड में आता हूँ, सो यू नो आई वॉज लाइक बट द डायनामिक बिटवीन द टू कैरेक्टर्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो कितना यू नो विलिंग होंगी, कितना ओपन होंगी। मुझे याद है पहले ही सीन में वो आई हैं, वो बैठी हैं, उन्होंने कहा चलो ये सीन बनाते हैं, यू नो, एंड दैट्स अ मार्क ऑफ सच अ, बिकॉज इमीडिएटली वो जो एक फियर था, एक वो जो उन्होंने वो जो बाउंड्रीज एक आपके दिमाग में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होती हैं कि अच्छा यू नो कैन आई अप्रोच, वो अप्रोचेबिलिटी वो फॉरन इंडिया से उन्होंने करके आई हैं, Exactly. इरफान खान के साथ, बड़ी एक्ट्रेस है, मैं क्या करूँगा इनके एग्जैक्टली, बट वो खुद आई, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, हर सीन में वो इतना इन्वेस्टेड होती थी। एंड यू नो हम हमेशा बात करते हैं अबाउट एक्टर्स दैट आर लिटिल सेल्फिश, जो कि सीन खाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये सीन मेरा हो और किसी का भी नहीं हो, और इस तरह के एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में।
बट शी इज़ द कंप्लीट ऑपोजिट. शी इज़ लाइक जब तक सब एक पेज पर नहीं होंगे तब तक ये सीन बनेगा ही नहीं. एंड आई थिंक दैट इज, उन्हें आइडिया है कि जब तक सब एक पेज पे नहीं होंगे चीज़ अच्छी नहीं आएगी. तो ये जो एक वो है ना, मतलब फॉर मी आई एम लाइक वन ऑफ हर ह्यूजेस्ट फैंस फॉर लाइफ. आई मीन मैं पहले भी था सिंस हर पैरोडी डेज और वो जो हम सब उम्मीद से हैं तीनों जो- fan हैं फिर तो बट यू नो म्यूचुअल एडमिरेशन. और क्या. हाँ तो बिल्कुल. लेकिन जब उनके साथ काम किया ना और फिर वो जो उसका रिजल्ट भी आया तो फिर पता चला कि जब आप ये दिखाते हैं दिस मैच्योरिटी तो क्या रिजल्ट्स निकलते हैं. चलिए एक सबक कमर और हजरात भी हैं, कोई मसला नहीं है. हजरात में नुमान इजाज, I'd like to work in some play with him. I would have loved to work with Abid Ali because हम भी उनको कब से देखते रहे हैं. हमारी तो मेरे वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्त इरफान खूसट साहब, अगेन अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय फादर्स. तो सरमद खूसट के साथ I'd like to work with him. I'd like him to direct me in something. ये मैं चाहूँगा. मैं कल उस्मान भी यही चाहेगा बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर. उसकी भी जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं. और मैं किसके साथ काम करूँगा. मेरे बाकी ये हलीम माया वगैरह का तो बड़ी एक अच्छी दोस्ती, एक बड़ी एक वो एक और ही रिलेशनशिप है. बट हमें क्या, मुझे नहीं पता क्या रोल देंगे. बाप का देंगे, बेटे का देंगे, दादे का देंगे या जिम्मेदार का क्या देंगे. यार, हीरो के भाई हैं, हीरो का देंगे. कहाँ हीरो, इस उम्र में कहाँ हीरो आते हैं. सब आ सकते हैं. जब लियम नीसन आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं. क्लिंट ईस्टवुड आ सकता है तो फिर तो हम आ सकते हैं. ईस्टवुड तो आ सकता है. और आप किसके साथ काम करना चाहेंगे, इनके दोस्तों में से या इनके जो कोलीग्स हो गए, कंटेम्परेरीज हो गए, उनके साथ? But that won't be acting though, right? That कुछ just भी be हो, like, आप जगह स्विच कर रहे हैं ना आप इनसे. which I don't have an answer नहीं for. कोई ना होगा यार. ये हुमा मीर शाह के साथ प्रोग्राम कर रहा है. हुमा मीर शाह की तो बड़ी अच्छी चीज हाँ चलेगी. यार, ये जो है तो पीटीवी पे इनके साथ बैठा हुआ है. वो कौन है? The legend of PTV. इशरत फातिमा? Yes. इशरत फातिमा. That is somebody I would want to work with. आपने तो काम किया है. मैंने काम किया, मैंने खबरें पढ़ी. अभी फिर भी आपकी दोबारा वो आ गई हैं. दोबारा आ गई है वो ट्रेनिंग के लिए एज अ मेंटोर फॉर द एंकर्स. इशरत फातिमा. बहुत अच्छा नाम है, बहुत बड़ा नाम है. खालिद हमीद एक बहुत बड़ा खालिद नाम हमीद तो है. मैंने काम किया उनके साथ. The name of PON. PTV for me, like खालिद हमीद साहब तो ब्रिलियंट. हाँ, बहुत ही अच्छे इंसान और बड़े हम्बल इंसान. ऐसे लोग जो है ना, आई थिंक ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप चाहे एक्टर हों, चाहे आप एंकर पर्सन हो, जो भी हो, जिस भी फील्ड में हो, आप जैसे लोग हों, आप में भी इतनी ह्यूमिलिटी है उमर. ह्यूमिलिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी पर्सनैलिटी का, जिसको जो है ना, जो आपको लोगों के अंदर जो है एक इमेज पैदा करता है, या लोग जब आपकी बात करते हैं आपकी पीठ पीछे तो आपके बारे में अच्छा या बुरा जानते हैं आपकी ह्यूमिलिटी से, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी इंटेलिजेंस से भी, लेकिन आपकी ह्यूमिलिटी से भी. मेरा जानता ख्याल है सिंसेरिटी, ह्यूमिलिटी एंड पैशन टुवर्ड्स पीछे योर वर्क. बुराई भी तो करते. आपकी कौन बुराई करता है उमर, कम ऑन. अनलेस जो आपकी जो क्रिटिक से खुश नहीं है, जो आप ड्रामों की क्रिटिक करते हैं उससे खुश ना हो, वो और बात है. कैसा लगता है आपको जब अच्छी खासी मेहनत से बनी हुई चीज़ को टीवी पे या यूट्यूब पे लोग बैठेंगे बकवास, बेकार? देखिए, मैं हमेशा से यही कहा है, and I think since theater, since vlogs, because I have faced criticism very early on, right? Even before मैं television का हिस्सा बना था, जहाँ पर obviously एक magnifying glass आप पे बहुत बड़ा आ जाता है, so exponentially the critique and the criticism grow a lot. इनिशियली तो ये आया था ना, इतना गोरा हीरो, ये कौन है, दुबला? नहीं, अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताऊँ, मैंने जब अपना पहला ड्रामा किया, बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म आया कि टू स्टिफ, राइट? और ये चीज़ और ड्रामों में भी आई, बट इट्स समथिंग जो कि when I saw it, I was like, obviously आपको लगती है. थिएटर था यार, थिएटर में स्टिफनेस तो खत्म ही हो जाती है ना. हाँ, बट वो मैं हमेशा ये कहता हूँ ना, ट्रांजिशन जब किया था ना फ्रॉम थिएटर टू टेलीविजन, वेयर you're boxed in a frame, where it's no longer about the looseness, it's no longer about the body language, it's more about the very, because कैमरा तो सब कुछ पकड़ता है ना. थिएटर में तो you're playing to the gallery, you're playing to people who are आपसे काफ़ी दूर. तो टेलीविजन में तो एवरीथिंग इज मैग्नीफाइड. सो उस प्रोसेस में फिर मैं एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे चला गया, वेयर आई क्लोज माई सेल्फ ऑफ एंड माई बॉडी लैंग्वेज अ लॉट. तो जब मुझे ये क्रिटिसिज्म मिला, जब मतलब तब भी लोग कहते थे कि वो इज नॉट डेस्टिन्ड टू मेक इट एंड एवरीथिंग, बट जब लोगों ने स्पेसिफाई किया ना कि उनको क्या चीज़ बुरी लगी, दैट्स समथिंग आई वर्कड ऑन एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड आई स्टार्टेड ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा एकदम से मैं टाइम लगा मुझे, लेकिन इट्स समथिंग जो कि कॉन्शियसली एट द बैक ऑफ माय माइंड इज लाइक, loosen yourself, loosen your body, relax yourself. You don't have to be this stiff all the time or akade हुए all the time.
तो देखें जब ये चीज़ होती है ना तो एक एक्टर ग्रो कर सकता है, एक डायरेक्टर तब ग्रो कर सकता है जब आप बताएं। अगर आप सिर्फ महज ये कह देंगे कि ये बकवास है, ये तो सब दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है, दैट्स नॉट कंस्ट्रक्टिव, दैट्स नॉट प्रोडक्टिव। इससे सिर्फ आप डायरेक्टर की दिलाजारी के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, एक्टर को आप मतलब नीचे दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। आप सिर्फ ये दिखा रहे हैं मेरे पास पावर है, मैं आपको गिरा सकता हूँ। हाँ, अगर आप क्रिटिक करें, अगर आप क्रिटिसाइज करें, सही तरीके से एक्सप्लेन करें जिससे एक्टर को, और मतलब एक सर्टन, आई फील लाइक सोशल मीडिया की वजह से ना हमने बाउंड्रीज क्रॉस करना शुरू कर दी है। there is no nothing is off limits anymore. You can bitch, talk about, criticize everything from physical attributes to somebody's, मतलब कोई शादी पे डांस कर रहा है आप उसको भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोई कुछ कर रहा है, मतलब you know everything has become fair play and fair game now. So I just feel like if you are a critic, या तो अगर आप if you're a YouTuber and you know then it's different, फिर तो मतलब everything is fair play ना, मतलब but अगर आप एक critic हैं और मतलब you're known for criticism, तो then I feel like there's certain rules, जो कि भाई को बताऊंगा ना, जर्नलिस्ट हैं आप, जर्नलिस्ट हैं, मैंने भी जर्नलिज्म पढ़ी हुई है, there are certain rules you know which you have to go by. So attack the craft, don't attack the person, right? And if you are attacking the craft, give them the tools कि आप किस तरह बेहतर हो सकते हैं, that's all. भाई इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है, इंटेलिजेंट डिस्कशन, जिसमें यकीनन आपके वालिदैन का सबसे बड़ा हाथ है और दूसरा उसके बाद आप लोगों की अपनी मेहनत। बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। कोशिश है, उम्मीद है कि आप बहुत जल्द टीवी पे वापस आएंगे इंशाल्लाह, और आप एक्टिंग में आएंगे। अच्छा, मुझे आप बड़ी स्माइल देके कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको बड़ा शौक है मुझे यू नो भाई जब मैं 2 वो कर चुका हूँ फिल्मों में छोटे छोटे रोल ज़बरदस्ती के, तो आप तो माशाल्लाह कर चुकी हैं एक्टिंग ना पहले। हाँ, कर चुके। इंशाल्लाह आपको देखेंगे दोबारा और बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह लोग कमेंट करेंगे इसके ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम उमैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे तो एक दोस्ती भी है और बड़ी एक अच्छी रिलेशनशिप भी है, अभी से नहीं कुछ सालों से, और उसको अब हमें एक और डोमेन पर लेकर आ गई। ये क्लैश ऑफ टू होस्ट्स हो गया है कि नोबडी इज लेटिंग द अदर पर्सन हैव द लास्ट वर्ड। वो जो नहीं, वो लोगों ने कहा कि 2 चैट जीपीटी सामने आपस में बात करते हैं तो एक बंदा कहता है थैंक यू आई लुक आफ्टर इट, फिर दूसरा बंदा थैंक यू आई लुक आफ्टर इट। ये हो रहा है। भाई आप लास्ट वर्ड करें ना भाई। मेरा लास्ट वर्ड है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, एंड इंशाल्लाह 2026 is going to be an incredible year for all of you guys watching as well. For more updates, subscribe now and press bell icon.